गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आपका परीक्षा परिणाम आ गया है। सबसे पहले मैं आपको श्रेष्ठ परिणाम के लिए बधाई देता हूं। अब बच्चों, हम वाणिज्य की कक्षा में आपको व्यवसाय के बारे में उनके उद्देश्यों की जानकारी देंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि इस बार अधिक समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी कॉपियां बना लें और जो भी कार्य आपको दिया जाता है यथा समय उसको करते रहें। बाजार में किताब आ चुकी है या आप अपने सहपाठी से प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको बाद में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अब हम एक बात और जानकारी दे रहे हैं आपको कि आप जिन जिन छात्रों ने कॉमर्स ली है वो अपने अपने नाम लिख करके और उसके आगे कॉमर्स शब्द लिख करके और इसमें वीडियो के माध्यम से या आप ऑडियो के माध्यम से या फिर इसमें भिजवा दें, जिससे हमें पता लग जाए कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स ली है। तो हम व्यवसाय के उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। तो जिस प्रकार जीवन का उद्देश्य मात्र पेट भरना नहीं है, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय किया जाता है, लेकिन लाभ के साथ साथ सामाजिक संतुष्टि भी आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय को लंबे समय तक तभी चला सकता है जबकि वह समाज को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाए। इसलिए व्यवसाय में लाभ कमाने के अतिरिक्त भी अनेक उद्देश्य हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए व्यवसायी हमेशा जागरूक रहता है और उनको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करता है। अब हम इसके बिंदु वाइज जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यवसाय का उद्देश्य में सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य आता है वो आता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से व्यवसाय में लाभ कमाना उद्देश्य होता है। सबसे पहली बात आती है बच्चों इसमें कि व्यवसायी के लिए आय का स्रोत है, क्योंकि व्यवसायी व्यवसाय क्यों कर रहा है, आय के लिए ही कर रहा है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा है। यदि वह लाभ नहीं कमाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। दूसरा है इसमें व्यवसाय के विस्तार के लिए, व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए और विस्तार करने के लिए कि आज एक जगह उसकी व्यावसायिक संस्था है, अगले कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी स्थान पर भी व्यावसायिक संस्था उसे स्थापित करनी होगी, या आज एक प्रोडक्ट बना रहा है कल दूसरा प्रोडक्ट भी वो बनाएगा। जैसे आज टीवी फ्रिज बना रहा है तो आगे आने वाले समय में वो वॉशिंग मशीन बनाएगा। तो इस तरीके से व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए लाभ कमाना आवश्यक है। तीसरी बात आती है यहाँ कि व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक है कि व्यवसायी अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, समाज को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्यवसायी से उपभोक्ता अधिक से अधिक माल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। इसकी भी प्राप्ति हमें लाभ से ही होती है। यदि हम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम ये जान जाएंगे कि हमारा व्यवसाय का कुशलता पूर्वक सफल संचालन हो रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यह व्यवसाय के समाज के लिए उपयोगी है और आवश्यक है। पांचवा जो कारण है वह व्यवसाय की इकाई की प्रतिष्ठा का है कि वही व्यवसाय की प्रतिष्ठा होती है जिसमें लाभ कमाया जाता है, क्योंकि लाभ से ही व्यवसाय का विकास और विस्तार होता है। अब हम बात कर रहे हैं व्यवसाय के उद्देश्यों की। इनमें सबसे पहला है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति से हमारा तात्पर्य प्रतियोगिता से है कि उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहने के लिए आवश्यक है कि व्यवसायी लाभ कमाए। दूसरा है नव प्रवर्तन। बच्चों, आज के युग में नव प्रवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। बिना नव प्रवर्तन के यह कार्य नहीं हो सकता है। नव प्रवर्तन से तात्पर्य नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक, या फिर यूँ कहेंगे आप कि नया कलर, डिजाइन, मॉडल, पैकिंग, इस तरीके से हम बार बार चेंज करके उस उत्पाद को नया बनाते रहेंगे। एक उत्पाद की 3 अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था।
कुछ समय पश्चात वो उत्पाद बाजार में से बिकना बंद हो जाता है, लेकिन उसको पुनः दोबारा से उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना जरूर होता है। चाहे वो कलर चेंज करें, चाहे उसका डिजाइन चेंज करें, चाहे उसके कार्यों में, फंक्शंस में, कोई ना कोई तकनीक में या प्रौद्योगिकी में नया कुछ करें। तो नया कुछ करना नव प्रवर्तन कहलाता है, न्यू इम्प्रूव जिसे हम कह सकते हैं। इसके पश्चात उत्पादकता की बात आती है कि उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वह उत्पादकता बढ़ाए और अपने जो संसाधन हैं उनका अधिकतम सदुपयोग करते हुए अपने कार्य को पूरा करे। इसके पश्चात भौतिक एवं वित्तीय संसाधन है। बच्चों, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका सदुपयोग अधिक से अधिक करें। इसलिए प्लांट, मशीनरी या कार्यालय से संबंधित जो संसाधन है उन संसाधनों को खोजना और फिर उसके बाद में उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना इसमें शामिल किया जाता है। लाभार्जन लाभार्जन का तात्पर्य है लाभ कमाना। व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना है, लेकिन ये उद्देश्य सामाजिक संतुष्टि के पश्चात यदि होता है तो वो श्रेष्ठ होता है। पहले हम अपने उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं, यथा समय उपलब्ध कराएं। तो ऐसी स्थिति में हम यदि लाभ कमाएंगे तो हमारा व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहेगा, कार्य करता रहेगा। प्रबंध निष्पादन एवं विकास की यदि हम बात करें तो प्रबंध से अपेक्षा की जाती है कि वह कर्मचारियों का इस प्रकार से नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के समस्त कार्य करें जिससे कि वो अपना कार्य यथा समय पूरा करें और सामग्री का सदुपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन को संभव बनाए। इसलिए प्रबंध निष्पादन विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके पश्चात कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति की बात आती है कि प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्यों में सुधार लाना, कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान समय में कोई भी संस्था कर्मचारियों को संतुष्ट किए बिना अपने व्यवसाय को लंबे समय तक नहीं चला सकती है। इसलिए कर्मचारी हमारे व्यवसाय के अभिन्न अंग है और उनको उचित समय पर न्यायपूर्ण संगत से या उनको एक ऐसी जो उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए इतना वेतन दिया जाना चाहिए कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर मन लगा करके अपना पूर्ण योगदान कुशल निष्पादन के लिए प्रदान करें। तो ये कर्मचारियों के लिए हैं, क्योंकि लॉरेंस एप्ले ने ये कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इसलिए व्यक्तियों का विकास करना जरूरी है, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी ही संतुष्ट वस्तुएं और सेवाएं तैयार करते हैं। इसके पश्चात सामाजिक उत्तरदायित्व की बात आती है कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी आज के युग में बहुत आवश्यक हो गया। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल। जब तक व्यवसायी समाज के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ उन वर्गों को संतुष्ट नहीं रखेगा तो व्यवसायी को समाज भी सहयोग नहीं देगा। पूर्तिकर्ता स्वयं के प्रति, प्रबंधकों के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, विश्व के प्रति, सामाजिक संस्थाओं के प्रति, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के प्रति, ये समाज के विभिन्न वर्ग हैं, पूर्तिकर्ताओं के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति, सभी के प्रति अपना जो दायित्व है उसको वह संतुष्टिपूर्ण तरीके से निभाएं। ये हमारे व्यवसाय के सामाजिक दायित्व हैं। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की जोखिमों की और प्रकृति की। व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति की बात करने से पहले हम ये समझ लें कि जोखिम क्या है। वास्तव में व्यवसाय जोखिम का ही खेल है। बिना जोखिम के व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए व्यावसायिक जोखिमों में सबसे पहली अनिश्चितता एक कारण है कि अनिश्चितता से तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाएं निश्चित नहीं है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीकी में सुधार आदि ऐसे कारण हैं जो अनिश्चित हैं।
इसलिए व्यवसाय में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। दूसरा, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है कि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तो होती ही है। वास्तव में देखा जाए तो व्यवसाय जोखिम का ही खेल है। लाभ हानि व्यवसाय में होते ही रहते हैं, इसलिए जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। जोखिम को कम करने के लिए बीमा कंपनियां आगे आ गई हैं, उनसे आप बीमा करवा करके और उन जोखिमों को आप कम कर सकते हैं या उन जोखिमों को के लिए आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर है, क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति एवं विक्रित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार तथा व्यवसाय के आकार के आधार पर जोखिम होते हैं। बड़े जो व्यवसाय होते हैं उनमें अधिक जोखिम होती है, अधिक हानि की संभावना होती है, जबकि छोटे व्यवसाय के अंदर कम जोखिम होती है। तो हम अपने वित्त की व्यवस्था के आधार पर ही हमारे व्यवसाय की व्यवस्था करते हैं। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। वास्तव में देखा जाए तो जितनी अधिक व्यवसाय में जोखिम उठाता है व्यवसायी, उतना ही अधिक उसको लाभ होता है। सभी प्रकार के व्यवसाय होते हैं, किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले जब मोबाइल बनाए गए होंगे तो उन मोबाइलों के अंदर जोखिम सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन उन मोबाइलों की कीमत भी उस समय 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये थी। और उसके पश्चात आपने देखे कि किस तरीके से मोबाइलों की रेट गिरती गिरती और 1000 रुपये तक, 500 रुपये तक पहुंच गई। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी नए प्रोडक्ट को हम जब बनाते हैं तो उसमें जोखिम अधिक होती है। इसके अलावा मानवीय कारण भी इसके जिम्मेदार हैं। मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी है, लापरवाही है, अज्ञानता है, इसको सम्मिलित करते हैं। बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधकों की अकुशलता, ये सभी मानवीय कारण हैं। इनकी वजह से भी अधिक जोखिम होती है। आर्थिक कारणों की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में निश्चित नहीं है कुछ भी। तो मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, मूल्य, ग्राहकों से देय राशि, तकनीकी में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही, इस प्रकार की जोखिम है जो इसके लिए आर्थिक कारण साबित होती है। इसके अलावा अन्य कुछ कारण भी हैं महत्वपूर्ण। इनमें जैसे राजनीतिक उथल पुथल, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और अचानक मान लीजिए उसमें चेंज आ जाता है और बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो वो जो औद्योगिक नीति है उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन करती है और वह उद्योग धंधों के विकास के लिए अपनी तरफ से कोई नीति लागू करती है। इसके अलावा यहाँ पर मशीनों में खराबी भी हो सकती है, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर से उतार चढ़ाव, ये सभी कारण हमारे व्यवसाय में जोखिम के लिए आवश्यक होते हैं या जोखिम के लिए होते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं व्यवसाय के जोखिमों की ही, कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन जोखिम उठाते हुए लाभ कमाना व्यवसायी ये कार्य करता है। तो इस तरीके से हम इन अध्यायों को पढ़ते रहेंगे और इसकी आपको मैं फोटो प्रति भेज दूंगा। इस फोटो प्रति को आप एक रजिस्टर बना करके उसमें उतारते रहें, उसी में आप प्रश्नोत्तर करते रहें। एक ही रजिस्टर आपको बनाना है, बार बार आपको उत्तर पुस्तिका या रजिस्टर के बारे में नहीं पूछना है। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई नियमित रखें, क्योंकि इस बार समय कम मिलेगा आपको। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई का माह पूरा का पूरा निकल चुका है, अब अगस्त शुरू होने जा रहा है। तो ये जो समय आपका निकल गया, इस समय का भी हमको पूर्ति करते हुए अपने पढ़ाई को नियमित रखना है। धन्यवाद। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहें।